Hello everyone, how are you all? I hope that you will be fine. Today we are going to cover a very important topic of class 12 science biology, whose name is environmental issues. As we all know, this topic is very important with the board as well as neat point of view. We are going to cover it in one shot. ठीक है? This video will be not too much long, not too short. It will be around of 40 minutes. In 40 minutes, we will cover the whole chapter. Okay, it's like a sprint series. तो let's start. देखिए, इसमें मैंने दो तरह के मार्कर्स का यूज़ किया है. पहला रेड वाला, जिसमें कि मैं वो बताता हूँ कि इससे पिछले साल में क्वेश्चंस आ चुके हैं, और जो येलो कलर के मार्कर्स हैं, ठीक है, जो येलो वाले हैं, उनसे आप ये समझ लेना कि उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट में. ठीक है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले समझते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज, मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, उसी पे ये चैप्टर बेस्ड है. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पॉल्यूशन पे. तो डेफिनेशन से आते हैं. पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल. मतलब पॉल्यूशन कोई भी ऐसा चेंज है, या तो फिजिकल, या तो केमिकल, या तो बायोलॉजिकल, जिससे कि हमारा एयर, लैंड या वाटर में कुछ चेंजेस आते हो. ठीक है, और जो चेंजेस लाता है जो सब्सटेंस, दैट इज़ नोन एज पॉल्यूटेंट्स. जैसे आप देख लो, डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, या फिर और भी बहुत तरह के चीज़ें होते हैं. ठीक है, तो फिर इसमें आप डेट्स का याद करिएगा कि बहुत सारे इसमें आपको एक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, तो पहला एक्ट हमें मिलता है कौन सा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ये हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1986 पे. ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उस पर ही ये एक्ट बना था, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए. ठीक, अब आते हैं एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. हम लोग मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग को जीने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो एयर है. तो हम लोग को उसका मतलब कि देखभाल करना पड़ता है. हम लोग तो मतलब अननेसेसरीली कितना भी पोल्यूशन फैला रहे हैं, जिससे कि हमें ही इंडीड खतरा है. ठीक है, तो फिर मतलब क्या हो रहा है कि स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, मतलब कि कुछ भी इंडस्ट्रीज़ या फिर थर्मल पावर प्लांट्स बहुत हाई अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ कर रही है. उसमें क्या क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और एक बहुत हार्मफुल गैस है जिसका नाम है क्या, सल्फ़र डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि दो तरह की क्या है, फिल्ट्रेशन डिवाइस है. पहला हमारा ये वाला है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और दूसरा है क्या, स्क्रबर. तो चलिए पहले देखते हैं क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मतलब कि क्या होता है ना, कि उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. ठीक है, तो उससे ये देखिए सब जो वायर्स है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा दिया जाता है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस का. तो फिर वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जा कर के डस्ट पार्टिकल इन जो कॉइल्स है उनमें जाकर सेडिमेंट हो जाते हैं. तो इस वजह से और क्लीन एयर बाहर निकल जाता है. ठीक है, और फिर स्क्रबर में क्या होता है ना, कि यहाँ पर आप वाटर या फिर लाइम का स्प्रे गिराया जाता है. तो फिर ये जनरली सल्फ़र डाइऑक्साइड को क्लियर करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 99% पार्टिकुलेट मैटर जो कि उस गैस में मौजूद होते हैं उनको अपने तरफ खींच लेता है, मतलब फ़िल्टर कर देता है. और स्क्रबर क्या करता है, स्क्रबर जो है रिमूव करता है गैसेस जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के होते हैं. उस तरह के गैसेस को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, येलो कलर से जो मैंने अंडरलाइन किया वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस मतलब कैसे चलता कैसे है. तो फिर आपको क्या बताना पड़ेगा उसमें, कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर इलेक्ट्रोड वायर्स से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो जाकर वहाँ पर डिस्चार्ज कोरोना बन जाता है. उस वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल है, इसको कोरोना नहीं है, ये डिस्चार्ज कोरोना. ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं उसके इलेक्ट्रो पे. ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहा गया है कि वैसे पार्टिकल्स
जिनका कि साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो या उसके बराबर हो, ठीक है। वैसे पार्टिकल जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो या उसके बराबर हो, वो हमारी ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म फैलाते हैं, ठीक है। अ, उनमें क्या क्या हो सकती है जैसे प्रॉब्लम्स हमें ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, डैमेज टू लंग्स, प्रीमेच्योर डेथ, बहुत तरीके से वहाँ पर हमारी हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब आइए आगे। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा पॉल्यूशन का काउज़ है, वो है ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं। तो इस वजह से मतलब सरकार ने भी कुछ नियम निकाले हैं कि ऐसे पेट्रोल या डीजल को चलाया जाए जिनमें कि लीड ना हो, लीड फ्री पेट्रोल और डीजल। एक क्वेश्चन एक बार नीट में आया था, ठीक है। तो आजकल की जो कार्स है, जो ऑटोमोबाइल्स है, उनमें ना कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा होता है। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर कुछ नहीं है, एक तरह का डिवाइस है जिसमें कि कुछ कुछ एक्सपेंसिव मेटल्स लगे होते हैं, वो है ना वहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से मेटल होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में क्या क्या होते हैं, प्लैटिनम, पैलाडियम, रोडियम, उनमें कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है कि पॉइजनस गैसेस को, इमिशन को कम कर देता है, अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि जो कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को किसको कन्वर्ट कर देता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में। और कैटालाइटिक कन्वर्टर का एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप कि ऑटोमोबाइल्स में आप लोग देखते होंगे कि ड्रॉप ड्रॉप करके फ्यूल आता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, उससे भी कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो सकता है। कंप्लीट कंबशन होगा, पूरा जल जाएगा अच्छे से, तो कंप्लीट को धुआं भी कम निकलेगा, है ना। और इसकी एक कमी भी है, डिसएडवांटेज भी है, क्या कि अगर हम कैटालाइटिक कन्वर्टर वाले व्हीकल में लीड वाला पेट्रोल डाल देते हैं तो इसका जो कैटलिस्ट होता है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, मतलब ये काम नहीं करता। तो इस वजह से पेट्रोल में जो अनलीडेड पेट्रोल होता है वो यूज़ किया जाता है आजकल के। अब देखिए एक और एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सा, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जो कि कब आया था, 1981 में, बट लागू कब हुआ था पूरे पूरे अच्छी तरह से, 1987 में। और इसमें इसमें क्या कहा गया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में, कि हमारा जो एयर है उसमें जो नॉइज़ भी है ना, वो भी एक तरह का पॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो मतलब नॉइज़ किसी भी को भी चीज़ को कह सकते हैं जो कि अनडिज़ायर्ड साउंड हो सकता है, जिनको सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता हो। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि 80 डेसिबल्स या उससे ज़्यादा के साउंड को नॉइज़ कहलाता है, ठीक है। वो हमारी ह्यूमन ईयर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है उससे। और अगर 150 डेसिबल या फिर उससे ज़्यादा के साउंड हमें सुनने को मिले तो हमारे ईयर ड्रम्स भी रप्चर कर सकते हैं, हाँ। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो फिर एक रॉकेट जब आपके पास से गुजरता है तो वो 180 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सोचिए वो कितना दर्दनाक होगा। एक जेट प्लेन भी बहुत बहुत हाई अमाउंट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन फैलाता है, समझे। तो फिर नॉइज़ से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइज़ से हमें स्लीपलेसनेस हो सकती है, इंक्रीज्ड हार्ट बीट बढ़ सकता है, या फिर ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, और भी बहुत तरह के डेंजरस इफ़ेक्ट हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। जैसे कि एक नॉर्मल सिटी का ट्रैफिक का भी, आप जहाँ पे बिल्कुल बिजी सिटी होता है वहाँ पर भी 90 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। थोड़ा अजीब लगता है। मतलब एक एक्ट आया था, उसने क्या कहा था कि नॉइज़ भी एक तरह का पॉल्यूशन है। कौन सा एक्ट था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जो कि 1987 में अमेंडमेंट हुआ था और 1981 में आया था। अब देखिए 1990 में एक सर्वे हुआ था जिसमें कि कहा गया था कि वर्ल्ड के 41 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में दिल्ली का 4th रैंक आया था, ठीक है। तो उसी वक्त से मतलब कि वहाँ पर की सरकार ने बहुत सारे नियम कानून निकाले कि वहाँ पर कम सीएनजी का यूज़ होने लगा। सीएनजी के फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस। और 2002 के एंड तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स थे, जितने भी बड़े बड़े बसेस थे, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सीएनजी वाले बसेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब कि वहाँ पर आप पेट्रोल बसेस, डीजल बसेस नहीं चला सकते हो, वहाँ पर बस आप क्या चला सकते हो, सीएनजी बसेस, ठीक है। तो मतलब ये भी एक तरह का रूल लागू हुआ था, कब हुआ था, 2002 में, कि दिल्ली के सारे बसेस को सीएनजी बना दिया गया था,
ठीक है। और सीएनजी एक बेटर फ्यूल है डीजल से भी। बस एक कमी उसमें ये है ना कि सीएनजी को आप ज़्यादा पाइपलाइन नहीं बिछा सकते हो, ठीक है। और एक बात उसका अच्छी भी है क्या कि सीएनजी बहुत एफिशिएंटली बर्न करता है, पेट्रोल और डीजल की तरह ज़्यादा धुआं भी नहीं देता है, और सीएनजी सस्ता भी है पेट्रोल और डीजल से। बस एक कमी क्या है कि उसको आप ज़्यादा पाइपलाइंस नहीं बिछा सकते हो, क्यों, बार बार, समझ रहे हो आप, ठीक है। आइए अब टेबल नंबर 16.1 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी वर्ल्ड में यूरो 2 के टाइम पे क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए यूरो 3 में कि कहा गया था कि सल्फ़र का अमाउंट 350 पार्ट्स पर मिलियन डीजल में होना चाहिए और 150 पार्ट्स मिलियन पेट्रोल में होना चाहिए, यूरो 3 के हिसाब से, ठीक है। अब तो यहाँ पर भारत स्टेज आ गया है ना, तो भारत स्टेज और यूरो 3, ठीक। तो मतलब ये ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कहा गया था कि 50 पीपीएम कर देना चाहिए डीजल और पेट्रोल को, मतलब बस कम, किसी भी तरह से पॉल्यूशन घटाने की कोशिश की जा रही थी। और आजकल तो BS6 भी आ गया, यहाँ तो बस 4 ही दिखा रहा है आपको, ठीक है। मतलब ये चार्ट में यही कहला रहा है कि BS4 चार चक्कों के गाड़ियों में कब से एकदम लागू हो गया था थ्रू आउट द कंट्री, अप्रैल 2017 से, ठीक है। और BS4 थ्री व्हीलर्स के लिए 2017 मतलब ये जो NCERT है वो थोड़ी न्यू NCERT है। आप पुरानी NCERT में देखोगे तो BS2 और BS3 भी दिखेगा, ओके। तो फिर पाया गया क्या कि 1997 से 2005 के बीच दिल्ली का जो पॉल्यूशन है किस किस चीज़ों में, CO2 और SO2 में बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। कैसे कम हुआ कि वहाँ की सरकार ने CNG का उपयोग करने कर दिया, ठीक है। और भी बहुत तरह के रूल्स निकले हैं कि ऑड इवन आप लोग सुने होंगे दिल्ली में चलता था, है ना। अब देखिए वाटर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसमें देखिए उस पे भी एक एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था ये, ठीक है। क्यों आया था? कि वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए, कि जो इतनी बुरी तरह से सब कुछ हो रहा है, इतने बुरी तरह से उन पर इम्प्योरिटीज़, जो भी गंदगी फैलाई जा रही है। गंगा में भी आपने गंगा के लिए भी देखा होगा कि कुछ कुछ मतलब स्वच्छ भारत मिशन, सॉरी ये तो दूसरा चीज़ है। आप लोग गंगा में भी देखे होंगे कि हमारी सरकार उसको साफ़ करने के लिए कुछ कर रही है, बट ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, ठीक है। तो फिर मतलब वाटर प्रिवेंशन एक्ट कब आया था? 1974 में। बस ये सब जो एक्ट्स हैं ना वो आपको याद करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो फिर इसमें आइए अब देखिए डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, आ रही हैं, कहाँ कहाँ से आ रही है? डोमेस्टिक सीवेज मतलब हमारे घरों का कचरा, सीवेज में बहुत कुछ आ सकता है। फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो क्योंकि इंडस्ट्रीज से निकल के जा रही हैं। तो फिर हम बताया क्या जा रहा है कि अगर 0.1% भी इम्प्यूरिटीज़ अगर पानी में होती हैं तो हम ह्यूमन यूज़ के लिए वो पानी अनफिट हो जाता है, ठीक है। 0.1 में क्या क्या आता है, ये जो चार्ट है वो आप देखिएगा, याद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। 0.1% भी अगर होता है तो फिर ह्यूमन यूज़ के लिए वो पानी अनफिट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या आ सकता है? सस्पेंडेड सॉलिड, जैसे क्या? सैंड, बालू, मिट्टी, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। कोलाइडल मटेरियल जैसे फिशियल मैटर, ह्यूमन वेस्ट को कहते हैं। बैक्टीरिया, क्लॉथ्स एंड पेपर फाइबर, जो भी मतलब कि नदियों में हम फेंका करते हैं। या फिर डिजॉल्व मटेरियल जैसे कि क्या क्या? नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, या फिर मतलब जितने भी डिजॉल्व मटेरियल जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है। ये सब भी इम्प्यूरिटीज़ में आते हैं, ओके। कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर है, ये कुछ खास नहीं है। अब आइए देखिए BOD, आप लोग पहली बार सुने होंगे इसका नाम, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए पहले इसको समझते हैं। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पहले होता क्या, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता है कि जब कभी भी आपके नदी में या फिर कुछ भी वाटर बॉडी में ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट आने लगा, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरियाज आएंगे, है ना। ज़्यादा बैक्टीरियाज आएंगे, ज़्यादा प्लैंक्टॉन्स आएंगे, तो फिर वहाँ पर जो बैक्टीरियाज है उनको डिकम्पोज करने के लिए कुछ ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो पानी में तो ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो बैक्टीरियाज उन ऑक्सीजन को मतलब एब्जॉर्ब, मतलब क्या, एब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर जो भी उनके प्रोसेस में लग जाएगा। तो फिर वाटर बॉडी का तो ऑक्सीजन लेवल
सीमित ही है ना, तो फिर बाकी की एक्वाटिक क्रिएचर्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा। जैसे देखिए जब बीओडी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल घटते जा रहा है ना, देखिए घटते जा रहा है, बिल्कुल घटते जा रहा है। फिर जैसे जैसे बायोलॉजिकल बीओडी घट रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो मतलब गंदे पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर के बैक्टीरियाज उन ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं और फिर एक्वेटिक क्रिएचर्स को वो नहीं मिलता। देखिए सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, सीवेज कुछ भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, तो फिर बैक्टीरियाज वहाँ पर ग्रो करते हैं। आइए और भी, जैसे कि नदियों में या फिर वाटर बॉडीज़ में बहुत सारे सॉल्ट्स भी डिज़ोल्व होते हैं, वो भी इम्प्योरिटीज़ आते हैं क्या, जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, टॉक्सिक मेटल आयंस, जिसमें कि आपको मर्क्यूरी हो जाता है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन सीवेज या फिर और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो फिर डोमेस्टिक सीवेज बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करता है किसके लिए? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए। इस वजह से क्या बढ़ता है डोमेस्टिक सीवेज में, जैसे आप ह्यूमन वेस्ट या फिर कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल्स या फिर जो भी हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक में, ठीक है, घर में, तो फिर वो उससे भी वहाँ पर जो नदियों में जाता है वो कचरा, तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन ऑक्सीजन को चाहिए होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उन ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, और वहाँ पर का जो एक्वेटिक क्रिएचर है वो सब मर जाता है लास्ट में। ठीक है, देखिए दिस causes द मॉर्टैलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स। समझे? देखिए, और अगर किसी भी वाटर बॉडी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा तो फिर वहाँ पर एल्गल ब्लूम होगा। इस फेनोमेनन को यूट्रॉफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी वाटर बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा तो वहाँ पर ज़्यादा अलगी बनेगा, है ना, तो फिर उससे भी आपको क्या होता है कि ज़्यादा अलगी बनेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही था है अलगी, अलगी फंगाई और भी बहुत कुछ है, तो फिर वो सब क्या करेगा, ऑक्सीजन लेवल पानी का घटाएगा, तो फिर वहाँ पर की जो एक्वेटिक चीज़ें हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो सब धीरे धीरे करके मॉर्टल होंगे। देखिए वाटर क्वालिटी को भी कम करेगा और फिश मॉर्टेलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो फिर ये जो अलगी का फॉर्मेशन है इस वजह से क्या ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और आप लोग एक वीड के बारे में जानते होगे जिसका नाम क्या है, वाटर हायासिंथ। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, इकोर्निया क्रैसिपाइस। ठीक है, तो मतलब ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। ये ना बंगाल में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, बंगाल में, बंगाल के साइड में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ये क्या करता है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो उनको ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब वाटर में तो ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर की जो फिशेज़ हैं, वहाँ पर के जो एक्वेटिक हैबिटेट है, उन सब का डेथ हो जाएगा। ठीक है, दे ग्रो अबंडेंटली इन यूट्रॉफिक, देखो टेरर ऑफ बंगाल लिखा हुआ है ना, एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोनॉमिक डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। क्लियर है? आइए अब आइए बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन भी वाटर पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। देखिए कैसे, जैसे कि हम लोग वेस्ट कहते हैं, आपको एनसी बहुत तरह के वेस्ट होते हैं, ठीक है, हाँ, बट हमें एनसीईआरटी में बस डीडीटी और मरकरी का पढ़ना है। ठीक है, देखिए, तो बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा फेनोमेना है जो कि किसी भी लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उस टॉक्सिकेंट को लेता है अपने अंदर, तो फिर ट्रॉफिक लेवल पर वो टॉक्सिसिटी बढ़ते जाता है। जैसे देखिए पानी में था 0.3 DDT, 0.003 DDT, ठीक है, और ये जू प्लैंक्टन्स उस पानी को कंज्यूम किए तो कितना बना 0.04, और फिर छोटी छोटी मछलियाँ जू प्लैंक्टन्स को खा ली, ट्रॉफिक लेवल पे हो रहा है ना, तो फिर 0.5 ppm हो गया, और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा ली तो फिर इनसे उनमें चला गया 2 ppm हो गया DDT। और फिर अगर ये क्या है ईगल है या फिर कह सकते हैं कि कोई भी बर्ड्स अगर मछलियों को खाएगा तो उनमें एटलीस्ट एट लास्ट पहुँचते पहुँचते 25 ppm तक पहुँच सकता है। तो इससे क्या होता है, डीडीटी, आप सोच रहे होगे कि डीडीटी बढ़ने से होता क्या है, डीडीटी बढ़ने से ये होता है ना कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स में कम होने लगता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो एग शेल होता है वो बिल्कुल पतला होने लगता है और उनका प्रीमेच्योर ब्रेकिंग होने लगता है। उससे क्या होता है, उनके बर्ड के पॉपुलेशन को कमी आती है। तो इस वजह से सब कुछ इंटर रिलेटेड है, कोई भी एक चीज़ अगर इकोसिस्टम का गड़बड़ होता है तो फिर पूरा इकोसिस्टम खराब होने लगता है ना। तो फिर बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल।
ठीक है, मतलब समझ गए, है ना। देखिए तो इस हिसाब से ये दिखा रहा है कि 0.003 था डीडीटी, और बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया 25 ppm बर्ड्स तक पहुँचते पहुँचते 0.03 से जू प्लैंकटन इसको कंज्यूम किया तो 0.04 हुआ, फिर स्मॉल फिश जू प्लैंकटन को कंज्यूम किया तो 0.5 हुआ, फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश कंज्यूम किया तो 2 ppm उसके पास चला गया। आप लोग फूड चेन समझते होगे, है ना। और फिर बर्ड्स बर्ड्स भी अगर फिशेस को कंज्यूम किए तो उनमें भी चला गया, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम आती हैं, फिश मतलब कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कम होता है। एक होता है डीडीटी, आपको एनसीईआरटी में डीडीटी ही पढ़नी है, और दूसरा होता है मर्क्यूरी, ठीक है। यूट्रॉफिकेशन सेम है, क्या होता है उसमें, जैसे देखिए यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिशन इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। देखिए यूट्रॉफिकेशन एक किसी भी नदी का या फिर वाटर बॉडी का नेचुरल एजिंग है। कैसे, कि वहाँ पर आप इनरिचमेंट हो रहा है, किसका, न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट होगा तो क्या होगा, प्लैंकटन्स का ग्रोथ होगा। प्लैंकटन्स का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, प्लैंकटन्स मतलब जैसे अलगी फंजाई कह सकते हैं, ठीक है। प्लैंकटन्स का ग्रोथ होगा तो प्लैंकटन्स का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो है BOD बढ़ेगा, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर के जो एक्वाटिक क्रिएचर्स है वो लोग का डेथ होने लगेगा, है ना। एक्वाटिक क्रिएचर्स का डेथ होने लगेगा, एक्वाटिक क्रिएचर्स का डेथ होगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि वाटर लेक जो है उनमें सिल्ट आ जाएगा या फिर सॉइल आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो लेक सूख जाती है। इस यही फॉर्म में इसी वजह से सूखता है, ठीक है। या फिर किसी भी लेक का नेचुरल उम्र क्या होता है, नेचुरल एजिंग कितना होता है, मे स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब हज़ारों साल होता है। पर अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ उनमें आती हैं, जैसे कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहलाता है, कि अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि हमारे घरों से या इंडस्ट्रीज से कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ भी वेस्ट वहाँ पर पहुँच रहा है, कहाँ पर, वाटर बॉडी में, तो उससे जो होता है ना कि उसके एजिंग प्रोसेस को रैपिड ग्रोथ मिलता है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ कैसे मिलता है वो मैंने पहले बता दिया। तो उससे भी क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ होता है तो फिर धीरे धीरे करके आपका लेक ख़त्म हो जाता है। ओके, दिस इज़ नोन एज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन सिंपली मीन्स टू डैट, अगर देखिए आप, यूट्रोफिकेशन सिंपली मीन्स टू, अगर आप नेचुरल एजिंग कह सकते हो या फिर वहाँ पर न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट होता है तो एल्गल ब्लूम होता है या फिर कुछ भी होता है, प्लैंकटन्स का ग्रोथ होता है ना। तो फिर BOD बढ़ता है तो फिर फिशेस का डेथ होता है, फिशेस का डेथ होता है तो फिर वहाँ पर के जो बैलेंस रहता है इकोसिस्टम उसको डैमेज होता है, और फिर वहाँ वो लेक का टेम्परेचर बढ़ता है, लेक का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर धीरे धीरे करके एजिंग हो जाता है उसका। और फिर या फिर ये सब एक्सेलरेट कैसे होता है, ह्यूमन या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ठीक है। उसको, उस टर्म को क्या बोलते हैं, कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। आइए अब देखिए एक केस स्टडी है एक यूनिवर्सिटी का, जो है कहाँ, आर्कटका कैलिफोर्निया में, हमबोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। वो क्या कर रही थी, उन्होंने एक रिसर्च किया था, केस स्टडी किया था, कि उन्होंने पहले पुराना तरीका से कुछ ज़मीन लिया, ठीक है। वहाँ पर सेडिमेंटेशन कराया उस पानी को, वहाँ पर पानी होगा, ठीक है। उसके बाद फ़िल्टर कराया, फिर क्लोरीन ट्रीटमेंट कराया वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो बायोलॉजिस्ट थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया, लगभग 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्श लैंड को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। और फिर वहाँ पर ढेर सारे तरह तरह के बैक्टीरियाज, फंजाई, अलगी को प्लांट कर दिया, ठीक है। और फिर वहाँ पर क्या कराया जाता है कि जब कभी भी वाटर वहाँ से फ्लो होता है तो फिर वो नेचुरली प्यूरिफाई हो जाता है। कैसे होता है, एल्गी, फंजाई, ये सब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको डिकम्पोज कर देता है, समझे। इस वजह से वहाँ पर जो जो भी पानी फ्लो होता है तो फिर वो प्योर हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसका आप ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ का नाम कुछ नहीं, आप बस ये याद कर लेना कि एक सिटीज़न ग्रुप है जो कि उस वहाँ पर जो है ना एक अच्छा सा सैंक्चुअरी बन गया, मतलब कि एक सैंक्चुअरी कह सकते हैं कि बहुत तरह के वैरायटीज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ हो गए। तो वहाँ पे क्या हो गया, फिशेस बहुत तरह के आ गए, एनिमल्स, बर्ड और भी बहुत तरह के प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरियाज आ गए, तो फिर वो सैंक्चुअरी कहलाता है। तो वहाँ पर के जो सिटीज़न है वो लोग इस जगह को क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटका मैश, उसको वहाँ पर मतलब नाम रख दिए हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर उनका ध्यान देते हैं उस सैंक्चुअरी का, या फिर बायोडाइवर लेक की तरह जो भी बनाया मार्शलैंड को, ओके।
अब आइए, जैसे इंडिया में भी आप लोग देखे होंगे कि खेतों पे, है ना, श्रीलंका और केरला में ज़्यादा होता है ये सब एसोकान टॉयलेट्स। ये एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमन वेस्ट को एज अ यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं कि इस वजह से ह्यूमन वेस्ट भी रिसाइकल हो जाता है और फर्टिलाइज़र की तरह पे रूप भी हो जाता है, और फर्टिलाइज़र का भी यूज़ नहीं करते हैं हम लोग खेतों में, तो उस वजह से सॉइल का भी कंडीशन सही रहता है। तो मतलब एसोकान टॉयलेट्स कुछ नहीं है, मतलब साउथ केरलन एंड साउथ श्रीलंका जगह पे होता है। ठीक है, क्या होता है कि ह्यूमन वेस्ट को एक तरह से वो रिसाइकल करते हैं, कैसे, नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं ह्यूमन मैन्योर को, ह्यूमन एक्सक्रेटा को। ठीक है, अब आइए देखिए सॉलिड वेस्ट होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट, कुछ भी हमारे घर से निकलने वाला कुछ भी। ओके, जैसे जो हमारे घरों से निकलता है, हमारे ऑफिस से निकलता है, हमारे स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल से निकलता है, वो सब कहाँ जाता है, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। जैसे कि आता है ना घर पे गाड़ी वाला कचरा निकाल, वो सब लेकर जाता है, वही तो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, है ना। तो वो सब लेकर जाता है और फिर उसके साथ क्या करता है, सैनिटरी लैंडफिल्स, मतलब सैनिटरी लैंडफिल्स कुछ नहीं है, एक जगह है जहाँ पर कि वो सब जो है क्या, जो भी वेस्ट है उनको डंप कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको जला दिया जाता है, और बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को डंप कर दिया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल्स और कुछ नहीं है, मतलब वहाँ वो डंपिंग यार्ड कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो फिर ये सब भी एक तरह से वहाँ पर की जो सॉइल का नेचर है उन उसको भी ख़राब कर रहा है ना। सॉइल भी एक तरह से कंटामिनेटेड हो रहा है। अब आइए देखिए वेस्ट कितने तरह का होता है। वेस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड वन इज़ व्हाट, रिसाइक्लेबल। एंड थर्ड वन इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे घर के जो सब्जियां खाते हैं वो सब, सब्जियों के छिलके या फिर कुछ भी जो कि नेचर से ही कंज्यूम, नेचर में ही वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियाज उनमें लग करके ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो वो होता कहलाता है क्या, बायोडिग्रेडेबल। और रिसाइकलेबल मतलब कि उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे होता है ना न्यूज़पेपर हम लोग रिसाइकल करते हैं, है ना। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक्स आता है जिनको हम जिनको कह सकते हैं कि उनको नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको ख़राब नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें कहलाता है क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, प्लास्टिक्स आता है इनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल। आइए, तो एक तरह से यहाँ पर एक सीख भी दी गई है कि जब कभी भी हम बाहर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो फिर हमको पॉली बैग्स नहीं लेना चाहिए। उनसे कहना चाहिए क्या कि आप पॉलीथीन की जगह पर कोई इको फ्रेंडली पैकेजिंग वाला बैग दीजिए, या फिर न्यूज़ पेपर्स बैग भी कह सकते हैं। आजकल तो यूज़ भी हो रहा है पेपर बैग, क्लॉथ बैग, या फिर आप घर से ही क्लॉथ बैग लेके जाओ, है ना। मतलब ये कह रहा है कि पॉलीथीन यूज़ को कम किया जाए, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हमारी धरती भी तो कम है ना, हमारी धरती में भी तो जगह है। तो फिर अगर हम सिर्फ पॉलीथीन का यूज़ करते रहेंगे और उनको डंप करते रहेंगे, या फिर, तो फिर ये भी तो एक अच्छी बात नहीं है ना, वहाँ पर कि कितना ज़मीन ही है। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट होता है उनको इंसिनरेटर में पहले बहुत हाई हीट में पहले उनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना उसमें। ठीक है, तो फिर इंसिनरेटर इज़ नथिंग, इंसिनरेटर इज़ अ डिवाइस जिसमें कि हम कुछ भी वेस्ट डाल करके 800 डिग्री सेल्सियस पे हॉस्पिटल वेस्ट को फिर पहले उसको ट्रीट किया जाता है, ताकि उसके अंदर से जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको पहले डेथ हो जाए, उसके बाद उनको भेजा जाता है वेस्ट में। ठीक है, अब देखिए ई वेस्ट रिसाइकल का अच्छा एग्जांपल है। ई वेस्ट जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, तो उनको हम फेंकने से या जलाने से अच्छा है कि उनको हम रिसाइकल करने दे दें। ठीक है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, वो सब क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं जो भी पुराने गैजेट्स हैं उनको इंपोर्ट करके रिसाइकल करके दोबारा से बनाते हैं, जिसमें लगे रहते हैं क्या क्या है, जैसे कि रिसाइकल ई वेस्ट में क्या क्या होते हैं, कॉपर होते हैं, आयरन होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, निकल होते हैं, गोल्ड होते हैं, ये सब को रिकवर कर सकते हैं और फिर दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, तो इस वजह से रिसाइकल में आ सकता है ये। रिसाइकलिंग एकमात्र सॉल्यूशन है ई वेस्ट को ट्रीट करने का। ठीक है, अब एक केस स्टडी है प्लास्टिक वेस्ट क्या, कि एक बैंगलोर का इंसान था जिनका नाम था अहमद खान। उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से प्लास्टिक का यूज़ किया था। उन्होंने क्या किया था कि मॉडिफाइड प्लास्टिक को अच्छे से, मतलब कि बहुत उसका फाइन पाउडर बना लिया था, जिसका नाम क्या था, पॉली ब्लेंड। पॉली ब्लेंड को B2 मेन के साथ
मतलब मिक्स करके उन्होंने रोड्स बनाना शुरू किया था, ठीक है। तो वहाँ पर से रैग पिकर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया था, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ कोलैबोरेशन करके बहुत 40 किलोमीटर के लगभग उन्होंने रोड्स भी बना लिए थे। तो इस वहाँ पर के जो रैग पिकर्स थे उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ था कि पहले जो उनका जो प्लास्टिक था वो 0.40 पर केजी था, और अब वही प्लास्टिक का रेट 6 पर केजी वो बेचते हैं। तो इस वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहा उन्होंने, ये चैलेंज किया था कि ये जो प्लास्टिक के रोड्स हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उनसे क्या होता है ना कि उनका जो वाटर सोकिंग कैपेसिटी है वो भी कम है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि हमारे जो रोड्स होते हैं उनमें तो पानी जम जाता है ना, तो ये कह रहे थे कि उनमें पानी भी नहीं जमेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये बहुत अच्छा रोड साबित हो सकता है और हमारे प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए भी काम आ सकता है। और जन धीरे धीरे करके वहाँ पर के जो बैंगलोर है, बैंगलोर में जितने प्लास्टिक वेस्ट थे उन्होंने उससे रोड बनाने का कोशिश किया। अब धीरे धीरे वहाँ पर के जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कम होने लगे। तो फिर इस वजह से मतलब कि जो नए नए इनोवेशंस आते हैं इससे भी बहुत तरीके से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। अब आइए एग्रो केमिकल्स और उसके इफ़ेक्ट्स हैं। एग्रो केमिकल्स में क्या आ सकता है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, ठीक है। जो कि एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं दैट आर नोन एज एग्रो केमिकल्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। तो मतलब ये सब का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे हर्बिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, और भी ना जाने कितने तरह के केमिकल होते हैं। इससे जो है आपका सॉइल का कंडीशन भी ख़राब होता है, क्रॉप में प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो देखिए एक केस स्टडी है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जो कि एक इंसान थे रमेश चंद्र दागर, वो कहाँ रहते थे, सोनीपत हरियाणा में। मतलब वो एक किसान थे, उन्होंने वो क्या करते थे, साथ साथ में बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर को बिल्कुल चेन में करते थे। वो कैसे करते थे कि जब भी उनके डेयरी मैनेजमेंट का जो कैटल डंग होता था उनको वो क्या करते थे, मैन्योर के रूप में क्रॉप में यूज़ कर लेते थे, फर्टिलाइज़र का काम कर देता था, ठीक है। और फिर जो क्रॉप का वेस्ट होता था उनको क्या कर देते थे, वो अपने चार जानवरों को खिला देते थे। तो बिल्कुल एक साइक्लिक वे में दिखा रहे थे क्या कि वेस्ट से भी हम लोग बहुत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। और उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई है 5,000 फार्मर्स की, जिनका एक कमेटी हो गया क्या, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, ठीक है। तो फिर बस ये सब एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम लोग वेस्ट के भी बहुत बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अब आइए देखिए रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या क्या होता है। तो इसमें एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंटल लीकेज था, ये दोनों आपको नाम याद करने पड़ेंगे। देखिए ये वाला 3 माइल आइलैंड और चर्नोबिल इंसिडेंट्स, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, लीकेज हो गया था। लीकेज तो वैसे कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लीकेज तो आप कहीं भी हो सकता है। और दूसरा क्या ज़रूरी है रेडियो एक्टिव वेस्ट को मतलब यूज़ करने के लिए, कि उसको सेफ डिस्पोजल हो, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट एनर्जी तो बहुत हाई अमाउंट में देता है, पर लास्ट में जो वेस्ट बचता है ना उसको डंप करना भी एक बहुत मतलब टेंशन वाला काम होता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रेडिएशन, मतलब कि अगर ज़्यादा डोज में देंगे एक बार आएगा तो वो लीथल है, बट लोअर डोज में अगर बार बार मिलते रहेगा ना तो उससे क्या होगा कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो मतलब एक रास्ता है कि न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने का, बस एक ही रास्ता है कि अगर आपको इसको डंप करना है तो बिल्कुल एक ज़मीन के अंदर 500 मीटर गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वो न्यूक्लियर वेस्ट डालना है, तभी आप उससे कुछ छुटकारा पा सकते हो। बट इससे भी क्या होगा कि आपका अर्थ सर्विस तो गंदा हो ही रहा है ना, अर्थ के नीचे जो वाटर है वो तो कंटामिनेट हो रहा है। तो मतलब ये भी कोई एक तरह का सही रास्ता नहीं है बचने का। तो आइए अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब एक नेचुरल अकॉरिंग फेनोमेना है जो कि क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, ओके। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं यहाँ पर, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर। तो ये सब क्या करते हैं ना कि सन से आने वाले हीट को कुछ सन से आने वाले रेज को, कुछ रेज तो वापस चले जाते हैं बट कुछ रेज यहीं अर्थ में अटक के रह जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसेज अब्जॉर्ब कर लेते हैं लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो कि अर्थ में आते हैं और फिर इमिट कर देते हैं अगेन टुवर्ड्स दी अर्थ, समझ रहे हैं। तो इस वजह से
अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो सबसे पहले देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में होता क्या क्या है, आप इसका परसेंटेज याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% मीथेन होता है, 14% क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, 6% N2O होता है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। समझे? तो मतलब ये सब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस में हीट कराने का कोई काम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सबका आप परसेंटेज याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। द above mentioned gases कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज, बट इसमें और भी होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O और मीथेन। ठीक है, तो ये सबसे क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और इससे एक फिनोमेना है जिसका आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा आपने, एल नीनो इफेक्ट। उससे क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है ना कि आपका जो पोलर कैप्स है वो मेल्ट कर रही है। पोलर आइस कैप, पोल्स में देखिए बर्फ़ जमी होती है, वो मेल्ट कर रही है। मेल्ट करने से क्या हो रहा है? सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है? बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो कि समुद्र के पास के एरियाज है वो सब धीरे धीरे सबमर्ज कर रहे हैं। दैट इज़ नोन एज एल नीनो इफेक्ट। आप लोग ये सब अमेरिका में देखोगे। ठीक है, अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ था एक टाइम पे, एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, तो फिर इससे बस बचने का क्या रास्ता है ग्लोबल वार्मिंग से? कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम कर देना चाहिए, मतलब कि इफ़िशियंसी बढ़ा देनी चाहिए अपनी व्हीकल्स की, डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए ट्रीज़, और क्या करना चाहिए? ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन कम होगा तो ये सब का कंज्यूम भी कम होगा, कंजम्पशन भी कम होगा, है ना? कंजम्पशन कम होगा तो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाना है। ओके, आइए अब देखिए ओजोन डिप्लीशन इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। आपको पता होगा कि ओजोन दो तरह का होता है, एक होता है बैड ओजोन, एक होता है गुड ओजोन। बैड ओजोन कहाँ पर होता है? ट्रोपोस्फेयर में। गुड ओजोन कहाँ पर होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। बैड ओजोन क्या करता है ना, प्लांट्स और एनिमल्स को थोड़ा बहुत हार्म पहुंचाता है। और गुड ओजोन क्या होता है कि यूवी रेज जो आती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है उनको फिल्टर करता है या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। समझे? और फिर यूवी रेज फिल्ड को फिल्टर रिफ्लेक्ट बैक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यूवी रेज हमारे हेल्थ के लिए, एनिमल के हेल्थ के लिए बहुत हाईली इंजूरियस है। उससे क्या होता है कि डीएनए या फिर प्रोटीन का जो मतलब बॉन्ड्स रहता है उन पे ये कुछ अल्ट्रेशन कर देता है यूवी रेज। ठीक है, एंड इट्स हाई ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स, उस वजह से बॉन्ड्स टूट जाते हैं। समझ रहे हो? अब बोला था मैंने जैसे पहले आपको। और फिर जैसे जैसे आपको पता है कि ओजोन का थिकनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आगे बताएंगे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ओजोन का थिकनेस किस में नापते हैं? डॉप्सन यूनिट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। ओके, द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट्स, है ना? अब आइए देखिए सबसे खतरनाक रोल ओजोन को पतला करने में किसका है। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो ओजोन में छेद हो गया। ठीक है, वो सब में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है अगर कोई तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे कि आप लोग जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत तरीके से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है, और भी न जाने कितने उपकरणों से निकलता है। ठीक है, तो फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक क्लोरीन का एटम होता है। ठीक है, तो वो जो क्लोरीन एटम होता है वो ओजोन के साथ जाकर रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करता है ना तो एक क्लोरीन का एटम हजार मतलब सॉरी लाखों ओजोन के एटम्स को O2 में कन्वर्ट कर देता है और O में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मतलब वहाँ उस वजह से वहाँ पर का जो ओजोन रहता है वो बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो फिर ओजोन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये O2 में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, है ना? और लेकिन फिर भी Cl जो है कैटलिस्ट बन के जाता है और फिर ओजोन को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा ओजोन डिप्लीशन कहाँ पर दिखा था? अंटार्कटिक रीजन में। ये देखिए, ये है ना, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ओजोन होल। हाँ, है ना ओजोन होल। ये पिक्चर नासा से ली गई है, देखिए नासा से, कि वो दिखा रहे हैं क्या, ओजोन में होल हो चुका है। बट एक्चुअल बात नहीं है, ओजोन में होल नहीं हुआ है, ओजोन का लेयर जो है जैसे थिकनेस होता है कहीं पर कम हो गई है। ठीक है, ओजोन में होल का मतलब वहाँ पर छेद नहीं हो गया। समझ रहे हैं? आइए आगे, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन आपको पता है दो तरह का होता है, यूवी ए और यूवी बी, बट आपके सिलेबस में पढ़ना है यूवी बी सिर्फ। ठीक है, तो यूवी बी जो है हमारे डीएनए को डैमेज करता है और म्यूटेशन को अकर करता है। ठीक है, और इससे बचाता कौन है? ओजोन।
ठीक है। और क्या इससे मतलब खतरा है हम लोग को, हमारी स्किन का एजिंग हो सकता है, स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कैंसर हो सकता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया था कि यूवीबी से क्या क्या तरह की बीमारियां हो सकती है, तो आप क्या दोगे, क्या स्किन कैंसर हो सकता है ना, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया हो सकता है, आंखों का सूजन, ठीक है। ऐसा एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, और इससे अगर यूवीबी का एक्सपोजर हमको डायरेक्टली मिलने लगे तो फिर हमारा कॉर्निया बिल्कुल एक परमानेंटली भी ख़राब हो सकता है। अब फिर देखिए एक इम्पॉर्टेंट डेट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, कनाडा में साइन हुआ था 1987 में, बट उस इफेक्टिव हुआ था 1989 में। ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बना था, क्योंकि इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बस एक ही उद्देश्य था कि कंट्रोल करना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का एमिशन को, ठीक है। तो मतलब क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए बना था क्योंकि ओजोन के डिप्लीशन जो हो किस किस सब्सटेंसेस से हो रहे हैं उनके एमिशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो फिर ये कनाडा में हुआ था। वैसे आप तो जानते ही हैं हमारे कितने घरों में एसी है, सबसे ज़्यादा खतरा ओजोन को सीएफसी रिलेट होता है तो एसीओ से निकलता है, फ्रिज से निकलता है। तो ज़्यादा ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही है, ठीक है, उस वहीं से रिलीज़ हो रहा है। आइए देखिए अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों निकला था, ओजोन ओजोन को ओजोन की एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन एंड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन, फैट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। क्या हो रहा है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सॉइल इरोजन। जैसे कि आप जानते हो सॉइल इरोजन कैसे होता है, हाँ, कि मतलब टॉप सॉइल का सॉइल मतलब कहीं से भी उतर जाए या फिर हट जाए, दैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। और फिर सबसे मेन रीजंस क्या है इसका, डिफॉरेस्टेशन या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, मतलब जहाँ मन वहाँ गाय मतलब कैटल का ग्रेज करवा रहे हैं, ओवर कल्टीवेशन, ज़्यादा फलों ज़्यादा खेती कर रहे हैं, या फिर पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस की वजह से सॉइल इरोजन होता है, जिससे क्या हो सकता है, डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये मतलब वहाँ पर की ज़मीन बिल्कुल डेजर्ट की तरह हो जाएगी, कोई भी एक, समझ रहे हैं। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, आप लोग देखे होंगे कि वाटर लॉगिंग से सॉइल की मतलब वाटर लॉगिंग से वाटर में जो है सैलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर के जो क्रॉप इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, जिससे क्या होता है, क्रॉप्स को अफेक्ट होता है। और वाटर लॉगिंग क्या करता है, सॉल्ट को सरफेस पे ले आता है सॉइल के, ठीक है। तो फिर जो सॉल्ट थिन मतलब सॉल्ट सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है वाटर लॉगिंग से, ठीक है। अब आइए देखिए डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आप लोग का एक सर्वे हुआ था अराउंड द इन द early 20th century that found that the forest covered about 30% of the land of India, but by the end of the century we found that it was shrunk to 21.54% only, ठीक है। ठीक है, तो मतलब देखिए आप कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में 30% था इंडिया का लैंड फॉरेस्ट, बट अभी एंड ऑफ द सेंचुरी क्या हो गया, 21% हो गया, और उसमें भी 12% ही डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। और फिर एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1988 में, जिसमें क्या बताया कि प्लेन्स में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए और 67% फॉरेस्ट होना चाहिए हिल्स पे, ठीक है। तो मतलब डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपने सुना होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर झूम कल्टीवेशन, जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज़ में होता है, ठीक है। उनमें क्या होता है ना कि प्लांट्स को काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उनका जो ऐश होता है तो वहाँ पर का जो सॉइल का होता है ना उसका फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो फिर वहाँ पर जलाने के बाद वहाँ पर बस एक दो बार खेती होती है, फिर उसको लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और फिर चला जाया जाता है कहाँ पर, किसी दूसरे लैंड पर, यही प्रोसेस अपनाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से और क्या क्या हो सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पर के जो आसपास के हैबिटेट हैं उन वो हट जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना बिल्कुल फॉरेस्ट का। और फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, पानी बारिश, आपको पता होगा जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होगी वहाँ पर ज़्यादा बारिश भी होती है ना। जैसे कि आपने चेरापूंजी का एग्जांपल सुना ही होगा कि वहाँ पर इतना हरियाली है कि वहाँ पर आपको हमेशा बारिश ही होती रहती है ना। और फिर डिफॉरेस्टेशन से क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है या फिर डिजर्टिफिकेशन भी हो सकता है बहुत एक्सट्रीम केसेस में। बस इससे बचाव का एक ही रास्ता है, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो मतलब आप दोबारा से पेड़ लगाइए, अब अगर आप एक पेड़ काटिए तो साथ में एक पेड़ लगाइए भी, ठीक है।
अब देखिए कुछ बिश्नोई कुछ लोगों का केस स्टडी है यहाँ पर कि उन्होंने फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या योगदान दिया था। पहला है क्या, बिश्नोई कम्युनिटी का एक वुमेन थी जिनका नाम था अमृता देवी। उन्होंने एक पेड़ को हक किए हुआ था कि मत उस पेड़ को मत काटो, बट उनके जो किंग के मैन थे वो बहुत क्रूएल थे। सैडली अमृता देवी का डेथ हो गया था और साथ साथ में बहुत सारे बिश्नोईस उसको फॉलो किए थे और अपनी ज़िंदगी गंवाए थे। ये केस स्टडी आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बस आप ये याद करो कि बिश्नोई देवी में कौन थी, अमृता देवी। उन्होंने क्या किया था, पेड़ों के लिए अपनी जान गंवाई थी। तो फिर उन पे एक अवार्ड बना था कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उनको मिलता है जो कि फॉरेस्ट के लिए कुछ करते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं, ठीक है। अब आइए चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट कब हुआ था, 1974 में। ये भी एक वैसी कहानी है। कहाँ पर की कहानी है, गढ़वाल हिमालयाज़ की, कि वहाँ पर के कुछ लोग पेड़ों को बचा रहे थे। किन से, कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है। जैसे कि जो लोग आते हैं पेड़ों को काटने के लिए, तो वहाँ पर के कुछ लोग पेड़ों को बचा रहे थे। तो फिर ये चिपको मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुआ था कब, 1947 में। ये सब उतना याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये याद करिए कि चिपको मूवमेंट हुआ कब था। कब हुआ था, 1974 में। और फिर ऐसा ही देख करके जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया। कब आया, 1980 में, ठीक है। तो बस यही था। और जो लोग भी इसमें साथ रहते थे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, तो फिर उनको बहुत तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते थे, जैसे क्या, फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिन मिलते थे, ठीक है। तो यही था स्टोरी। अब समरी पे आते हैं तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर ये